हेलो दोस्तों, मैं सुमेश सुतार। हम जीव विज्ञान के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे थे, मानव रक्त। और मानव रक्त में हमने सामान्य परिचय को पढ़ लिया था। और अब ये अपना दूसरा वीडियो पूरे फोकस रहेगा प्लाज्मा पर। रक्त का एक मुख्य घटक है प्लाज्मा, और इस पर ये फोकस रहेगा। तो शुरू करते हैं। प्लाज्मा की जब भी बात करते तो प्लाज्मा में एक बात निकल के आती है कि 55% भाग बनाता है रक्त का। तो बाकी वाली क्या पाई जाएगी? रक्त कणिका। वो कितने परसेंट भाग बनाएगी? 45%। 45% रक्त कणिकाएं बनाती है। तो 55% भाग ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लाज्मा ज़्यादा। और ये रक्त का क्या हो गया है? मुख्य भाग हो गया है। कैसा भाग हो गया है? मुख्य भाग हो गया है। और रक्त का मुख्य भाग होने के साथ साथ ये रक्त कणिकाओं को अपने अंदर बनाए रखता है। तो ये रक्त कणिका जितनी भी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। अब इसके रंग के बारे में बात करते हैं। एक ध्यान देना आप कि जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि रक्त के अंदर पाई जाती है आरबीसी, और आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन रक्त को रंग कैसा देता है? लाल। लेकिन यदि हम रक्त में से आरबीसी निकाल दे, डब्ल्यूबीसी निकाल दे, प्लेटलेट्स निकाल दे, इन कणिकाओं को जब निकाल दे, मतलब रक्त कणिकाओं को निकाल देते हैं, तो केवल क्या रहता है? प्लाज्मा। और वो प्लाज्मा हमें किस रंग का दिखेगा? हल्के पीले रंग का। हल्के पीले रंग का प्लाज्मा दिखेगा। केवल प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, बिलीरुबिन वर्णक के कारण। बिलीरुबिन वर्णक के कारण इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला। ये वर्णक इसी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा का संगठन, यानी प्लाज्मा किन से बना होता है, कि इनका संगठन क्या है। प्लाज्मा का ज़्यादातर भाग तो पानी से बना होता है, 90 से 92%। और बाकी वाला 8 से 10% पार्ट है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से बना होता है। शुरुआत करते हैं। जल में तो कुछ है नहीं, अपने को डायरेक्ट समझना है कि अकार्बनिक कौन से और कार्बनिक पदार्थ कौन से, वो चीज़ों को हम पढ़ेंगे ढंग से। अकार्बनिक के अंदर आता है NaCl, साधारण नमक कहते हैं ना, ये NaCl, ये लवण, ये भी पाया जाता है इसके अंदर, रक्त के भीतर। और अनेक प्रकार की गैसें जैसे O2 पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, और N2 पाई जाती है। तुम जब पढ़ोगे ना कि इन गैसों का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, तो परिवहन करने में कुछ मात्रा में ये प्लाज्मा भी भाग लेता है। तो इस प्लाज्मा में O2 पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, और N2 पाई जाती है। ऑक्सीजन का थोड़ा सा भाग प्लाज्मा ले जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर भाग परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। नाइट्रोजन भी इनके अंदर घुलित अवस्था में पाई जाती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कौन कौन सी है उनका बताएं। ऑर्गेनिक के अंदर होता क्या है? ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन पाई जा सकती है जो रक्त के अंदर है। फैटी एसिड यानी फैट यानी वसा पाई जाती है। लिपिड के दो वो पाई जा सकती है। विटामिन पाए जा सकते हैं। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ, एक्सट्री मटेरियल, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अनेक प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ वो भी इसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ पाए जा सकते हैं। पहला, ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन मुख्यतः पाई जाती है 4 प्रकार की, याद रखना। एक का नाम एल्बुमिन, एक का नाम ग्लोबुलिन, एक का नाम प्रोथ्रोम्बिन, एक का नाम है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो इन रक्त की प्लाज्मा में पाई जाती है। पहली बात करते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। किन की बात आएगी? एल्बुमिन प्रोटीन की बात करते हैं कि एल्बुमिन प्रोटीन क्या काम करती है। तो ढंग से सुनना आप, कि रक्त होता है, रक्त क्या करेगा? कोलाइडी अवस्था में पाया जाएगा।
जब कोलाइडी तरल में होगा तो इसका प्राशन दाब होगा ना, तो इस प्राशन दाब को, रक्त के कोलाइडी ऑस्मोसिस प्रेशर को कंट्रोल करने का काम, इन्हें मेंटेन या रेगुलेट करने का काम, नियंत्रित करने का काम कौन प्रोटीन करती है? एल्बुमिन प्रोटीन। रेगुलेट बीसीओपी ऑफ ब्लड, ब्लड कोलाइडी ऑस्मोसिस प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुका है, तो इसको ध्यान से सुनना आप और अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये बड़े बड़े एग्जामों में आ चुका है पहले 2013 के आसपास। अगला अपना आता है इसके बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन तो मुख्य 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन सी? एल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन और गामा प्रोटीन। एल्फा और बीटा दोनों ग्लोबुलिन प्रोटीन का बनती है? लीवर में बन जाती है। याद रखना, लीवर हमारे शरीर की एक केमिकल फैक्ट्री है, ज़्यादातर केमिकल वहाँ पर हमारे शरीर के लीवर में बनते हैं। और तीसरे प्रकार की ग्लोबुलिन क्या नाम है? गामा ग्लोबुलिन। ये हमारे शरीर में लीवर में न बनकर का बनेगी, शरीर में विशेष प्रकार के लिम्फ नोड पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या बनती है? ये गामा ग्लोबुलिन जाकर बनती है। ध्यान से सुनना आप, एल्फा और बीटा ये तो ट्रांसपोर्ट काम करती है, और ये गामा है वो लड़ाई करने का काम करती है। एल्फा क्या करती है? कॉपर आयनों को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से। बीटा क्या करती है? आयरन आयनों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है। अब सीधी बात आती है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन क्या काम करती है? गामा ग्लोबुलिन हमारे शरीर के लिम्फ नोड में बनती है। हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र का एक पार्ट होता है लिम्फ नोड, या लिम्फोइड ऑर्गन होती है, जहाँ पर जैसे बोन मेरो थाइमस, वहाँ पर जाकर क्या बनती है? गामा ग्लोबुलिन कहती है। गामा ग्लोबुलिन वास्तव में ये एक प्रकार कुछ अलग नहीं है, एंटीबॉडी है, जो खून में लड़ाई करने का काम करती है ना, बैक्टीरिया से, वायरस से, उनसे काम करती है। तो ये किससे काम करती है? ये रोगाणु, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। इसका मतलब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है ना, तो प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम से संबंधित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन। ऐसी ग्लोबुलिन प्रोटीन तो वो क्या करती है? इम्यून सिस्टम से संबंधित होती है, तभी इसका नाम पड़ गया आईजी, यानी इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, और आजकल उसको क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी भी कहा जा सकता है। ध्यान देना कि हमारे शरीर में कोई भी फॉरिजन पार्टिकल आ जाए तो उनसे लड़ने के लिए रक्त में एक प्रकार की क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। तो ये एंटीबॉडी वास्तव में क्या है? एंटीबॉडी वास्तव में एक प्रकार की गामा ग्लोबुलिन है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात कि ये प्रोटीन फाइब्रिनोजन, सुना होगा नाम ये, फाइब्रिनोजन, और दूसरी का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये क्या करती है? लीवर में तो बनती हैं, लेकिन जब कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो वहाँ पर थक्का जमाने का काम कौन करती है? ये दोनों प्रोटीन मिलकर करती है। हालांकि ऐसा वर्तमान में पता लगा कि 13 प्रकार के कारक मिलकर क्या करते हैं? 13 प्रकार के अलग अलग केमिकल मिलकर क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। 13 में ये दोनों भी शामिल है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये वास्तव में फाइब्रिनोजन क्या बनता है? फाइब्रिन का एक जाल बनाता है, और जहाँ पर हमारे शरीर की रक्त कणिकाएं चिपक जाती है प्लेटलेट्स, जिसके कारण रक्त का थक्का क्या होता है? जम जाता है। तो ये लीवर में बनती है और रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये प्रोटीन पाई तो जाती है, तो कोई भी कहता है सर अभी भी हमारे शरीर में है तो रक्त का थक्का क्यों नहीं जमाती है कि बिना इंजरी? क्योंकि ये हमारे शरीर के रक्त के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, यानी जितने भी कारक होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनएक्टिव होने की वजह से कोई भी शरीर में बिना वजह से थक्का नहीं बनता है। लेकिन जब किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तब ये एक्टिव कारक एक्टिव किए जाते हैं या एक्टिव हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? एक्टिव होकर रक्त का थक्का जमाने का काम कर लेते हैं। ये है बात। आगे इसकी नई बात करते हैं। इसके बाद
पांचवी प्रोटीन की बात करते हैं जिनका नाम है हीपेरिन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, सुना होगा हीपेरिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है, रक्त का थक्का जमने से रोकती है। भाई अपने शरीर में अभी खून चल रहा है, मान लो ये प्रोटीन नहीं होती तो रक्त कभी भी हमारे शरीर के नसों में बंद हो जाता, हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में एक जगह जम जाता, और जम जाता तो क्या होगा, ब्रेन को रक्त की सप्लाई नहीं होने के कारण व्यक्ति की कोमा में आने का मृत्यु हो सकती है। तो रक्त का थक्का जमाने से